TY BCom Advanced Accounting Unit 2nd, Accounting for Capital Restructuring, that is Internal Reconstruction. इस टॉपिक में मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, एमजीवीज आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, आपको वेलकम करता हूँ। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि एक कंपनी की बैलेंस शीट जो होती है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है। तो बेसिकली बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जैसा आप जानते हो, ये जो लाइबिलिटीज है ये वो सोर्सेस है जहां से फंड्स कंपनी को अवेलेबल हुए हैं, और ये जो एसेट्स है यहाँ पर कंपनी ने अपने फंड्स को, कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट को, कंपनी ने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ। अब अगर कंपनी की एसेट साइड एसेट से ज्यादा लॉसेस अगर बताती है, जैसे अभी यहाँ पर बैलेंस शीट में दिख रहा है सन्ड्री एसेट्स भी है और प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑलवेज डेबिट बैलेंस, एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटीज के क्रेडिट, वी नो वेरी वेल। अब अगर एसेट साइड एक्यूमुलेटेड लॉसेस है कंपनी के बैलेंस शीट में, अगर एसेट साइड एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, देन डेफिनेटली वो लॉसेस की वजह से जो लाइबिलिटीज है, जो फंड्स कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सही वैल्यू से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। मींस आज ये जो लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी का जो अमाउंट है जो इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, ये एसेट की जगह लॉसेस में कन्वर्ट हुआ है। अब अगर हमको इस बैलेंस शीट को रीऑर्गेनाइज करना है, अगर इस बैलेंस शीट से हमको इन लॉसेस को राइट ऑफ करना है, कम करना है, देन डेफिनेटली हमको ये जो लाइबिलिटी साइड है, इस लाइबिलिटी साइड को भी हमको कम करना पड़ेगा। तो ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, बेसिकली यहाँ पर कंपनी ने बहुत सारे लॉसेस सफर किए हुए हैं। सो व्हेन कंपनी इज सफरिंग लॉसेस, द रियल कैपिटल इज ग्रेजुअली लॉस्ट। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो एक्चुअल कैपिटल लगा हुआ है वो खत्म हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है, and will not be represented by available tangible assets। और वो जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो एसेट्स की जगह लॉसेस में कन्वर्ट हो चुका है। फॉर दिस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिफर टू द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो अभी यहाँ पर हमको यही करना पड़ेगा कि सीधी सी बात है, अगर हमको एसेट कम करनी है तो लाइबिलिटी भी कम करनी पड़ेगी। तो हमको यहाँ पर लाइबिलिटी में जो मेन सोर्सेस है, आउटसाइडर्स तो डेफिनेटली कम छोड़ेंगे नहीं, बहुत रेयर केस में आउटसाइडर अपने क्लेम्स को छोड़ते हैं, बट कैपिटल को हमको रिड्यूस करना है, कैपिटल को हमको कम करना है। तो यहाँ पर उसने वही बताया कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिफर टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल टू कैंसल पेड अप कैपिटल विच इज लॉस्ट और अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट्स। तो ये जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, ये तो या तो लॉस हो गया है या तो एसेट्स उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, सही एसेट्स उसमें नहीं दिख रही है। तो यही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली हमको करना है, तो इट मींस रिडक्शन ऑफ कैपिटल। मेनली यहाँ पर हम कैपिटल को रिड्यूस करने वाले हैं, कैपिटल को कम करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एसेट को कम करने के लिए, लॉसेस को कम करने के लिए कैपिटल को कम करना पड़ेगा, लाइबिलिटी को कम करना पड़ेगा। तो इट मींस रिडक्शन ऑफ कैपिटल सो एज टू रिफ्लेक्ट द एसेट साइड एट इट्स ट्रू वर्थ एंड टू वाइप ऑफ ऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो यहाँ पर ये एक प्रोसेस है जहां पर कंपनी अपने लॉसेस को राइट ऑफ करने का काम करती है, कंपनी अपने लॉसेस को खत्म करने का काम करती है। कंपनी का जो भी प्रॉफिट है वो ओनर का है, कंपनी का जो भी लॉस है वो ओनर का है। देन डेफिनेटली ये जो लॉसेस हैं ये ओनर को ही दिए जाएंगे, और ओनर को अगर आप ये लॉसेस देते हो तो डायरेक्ट एंट्री ना पास कर कर एक फंड बनाकर और फिर आगे उसकी अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग कैसे और क्या, आगे हम डिस्कस करने ही वाले हैं इस लेक्चर में। तो इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज रीऑर्गेनाइज। तो मेनली यहाँ पर कंपनी कुछ नहीं कर रही है, इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट भी कह सकते हो, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बैलेंस शीट भी आप कह सकते हो, और कुछ नहीं। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करना विदाउट डिसॉल्विंग द एग्जिस्टिंग कंपनी। दो तरह के रिकंस्ट्रक्शन हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी बंद होकर एक नई कंपनी स्टार्ट होती है ड्यू टू लॉसेस, बट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी अपना बिजनेस बंद नहीं करती, कंपनी अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंटिन्यू करती है और अपने बिजनेस का जो बैलेंस शीट है उसको रीऑर्गेनाइज करने का काम करती है विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी। तो यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी क्लोज नहीं होगी, कंपनी वाइंड अप में नहीं जाएगी, कंपनी बंद नहीं होगी, डिसॉल्व नहीं होगी, बट कंपनी अपने बैलेंस शीट को रीऑर्गेनाइज करेगी, कंपनी अपने बैलेंस शीट को नया बनाएगी। Thus, it is an attempt to infuse new life in old company। तो यहाँ पर जो कंपनी अगर अपने लॉसेस को राइट ऑफ कर लेती है, देन जितना उसका कैपिटल है बराबर उतनी इक्विवेलेंट उसकी एसेट्स है। उसकी जो एसेट्स सही वैल्यू नहीं बता रही है, एसेट्स में बहुत सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, उन लॉसेस को खत्म करना, एसेट्स को उसकी ट्रू वैल्यू तक लाना, और उसके ही इक्विवेलेंट डेफिनेटली लाइबिलिटीज बचेगा। तो यही बात है। एक सिंपल सी अकाउंटिंग एंट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो लॉस ऑलवेज डेबिट,
अब उन लॉसेस को कैंसिल करने के लिए हमको लॉस को क्रेडिट करना पड़ेगा, कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो कैपिटल डेबिट लॉस क्रेडिट हम डायरेक्ट ये एंट्री नहीं पास कर सकते, उसका एक लॉ का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का ये रिकंस्ट्रक्शन है। देन जो एक्ट में बताई हुई बातें हैं हमको उसको फॉलो करनी पड़ेगी। तो क्या प्रोविजंसेस हैं, कैसे वो होगा, ये मेनली आगे हमको स्टडी करना है। तो यहाँ पर ये जो इंक्लूड करेगा, ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इंक्लूड करेगा, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन 94 टू 97, ये शेयर कैपिटल में अल्टरेशन होने वाला है, चेंजेस होने वाले हैं, ये इंक्लूड करेगा। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन 100 टू 105, शेयर कैपिटल के अल्टरेशन, चेंजेस, रिडक्शन, कम करना, वो सेक्शन 100 टू 105 इसमें कंटेन किए हुए हैं। वेरिएशंस ऑफ शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन 104, शेयर कैपिटल में वेरिएशंस करना, शेयर कैपिटल में शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना, स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट करना, ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। सो ये सेक्शन 106 में कंटेन्ड है। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में इंक्रीज इन शेयर कैपिटल हो सकता है, और नया कैपिटल, अगर कैश की जरूरत है बिजनेस को तो नया कैपिटल कंपनी मंगवा सकती है, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल हो सकता है। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स हो सकता है। कंसोलिडेट करना का मतलब लोअर वैल्यू को हायर वैल्यू में कन्वर्ट करना, दैट विल बी टर्म्ड एज ए कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। जैसे 100 रुपए 10 रुपए के शेयर को 100 रुपए में कन्वर्ट करना, इट विल बी टर्म्ड एज ए कंसोलिडेशन। फेस वैल्यू कम को बढ़ाना विल बी कंसोलिडेशन। सब डिवीजन कंसोलिडेशन का उल्टा है, 10 के शेयर को 100 में कन्वर्ट करना कंसोलिडेशन, 100 के शेयर को 10 में कन्वर्ट करना सब डिवीजन कहलाता है। आगे कंपनी करती है होल्डिंग्स को कम ज्यादा करने के हिसाब से, ये चेंजेस अल्टरेशन शेयर कैपिटल में कंपनी करती है, जो आगे हमारा पार्ट ऑफ प्रॉब्लम भी होगा, और उसके लिए हमको अकाउंटिंग एंट्रीज भी देखनी पड़ेगी। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, जैसा अभी मैंने बताया कि शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है, स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। सरेंडरिंग ऑफ शेयर्स, इट में पॉसिबल कि कंपनी कहे कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स से कि वो शेयर को सरेंडर करे। शेयर होल्डर इस कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए एग्री इसलिए होंगे, एक तो लॉसेस राइट ऑफ होंगे, और डेफिनेटली कंपनी के पास कुछ ऐसे प्रोस्पेक्टिव है, कंपनी के पास कुछ ऐसी स्कीम्स है जिसको आगे अगर कंपनी कंटिन्यू करती है, रन करती है, तो वो मुनाफा कमा सकती है, प्रॉफिट अर्न कर सकती है। फॉर दैट कंपनी इस स्कीम के लिए रेडी होगी। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, तो सरेंडर हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, व्हाटएवर भी। सरेंडर और कैंसिलेशन में डिफरेंस ये है कि सरेंडर आप फिर से उसको रीयूज कर सकते हो, किसी और को शेयर वो इशू कर सकते हो, बट कैंसिलेशन में अगर आपने शेयर को कैंसिल किया तो फिर आप उसको रीयूज नहीं कर सकते, फिर वो खत्म हो जाएगा, वो कैपिटल ही हम लॉस कर देंगे। तो इस तरह से ये अल्टरेशन से शेयर कैपिटल। लीगल रिक्वायरमेंट में ऑथोराइज बाय आर्टिकल होना चाहिए, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा इसके लिए, कोर्ट का ऑर्डर लगेगा, कोर्ट में एक सूट डालना पड़ेगा, कोर्ट का परमिशन रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए कोर्ट ऑर्डर देगी। बैलेंस शीट के आगे एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, एंड रिड्यूस फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड, जितना पीरियड कोर्ट ऑर्डर करेगा उतने पीरियड तक के लिए ये बैलेंस शीट के आगे एक वर्ड ऐड होगा, एंड रिड्यूस। तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये कंपनी इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट हुई है। और नोटिस देना पड़ेगा, डेफिनेटली पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि इस तरह से कंपनी रिड्यूस कर रही है, शेयर होल्डर्स उसके लिए एग्री होने चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन तभी पास होगा जब शेयर होल्डर उसके लिए एग्री होंगे, कोर्ट ने उसको अप्रूव करना चाहिए, और फिर ये लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद, फुलफिल करने के बाद हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज की जहां तक मैं बात करूं तो यहाँ पर किया ये जाता है, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि भाई सीधा सा तो ये हो सकता है कि भाई मैं कैपिटल को, अगर मुझको लॉसेस को कम करना है तो लॉसेस डेबिट बैलेंस है, उनको कैंसिल करने के लिए हम उनको क्रेडिट करेंगे। तो लॉसेस को क्रेडिट कर कर कैपिटल को डेबिट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। किया ये जाता है कि लायबिलिटी अगर अपना क्लेम छोड़ रही है, लायबिलिटी होल्डर्स अगर अपना कुछ छोड़ रहे हैं, लायबिलिटी अगर देना कम हो रही है, देन इट विल बी प्रॉफिट टू कंपनी। तो एक स्पेसिफिक प्रॉफिट अकाउंट यहाँ पर क्रिएट किया जाता है, इट विल बी टर्म्ड एज ए कैपिटल रिडक्शन। और जितना भी लायबिलिटी में चेंजेस होगा, दो तरह से प्रॉफिट एक्यूमुलेट होगा, एक तो लायबिलिटी को रिड्यूस कर कर प्रॉफिट एक्यूमुलेट होगा, या एसेट की वैल्यू अगर कम है और उसको अप्रिशिएट करने की बात है तो प्रॉफिट एक्यूमुलेट होगा। इस तरह से प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर कर लॉसेस को राइट ऑफ करें। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली लॉस क्रेडिट कैपिटल डेबिट एंट्री ना पास कर कर, यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग प्रोसेस है जब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले, फॉर चेंजिंग द वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स विथ रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, अगर फेस वैल्यू में चेंज है, देखिए अभी यहाँ पर जो कंपनी का कैपिटल क्रेडिट है वो एक स्पेसिफिक फेस वैल्यू से क्रेडिट है, जैसे 10 रुपए से क्रेडिट है या 100 रुपए से क्रेडिट है। अब अगर कंपनी फेस वैल्यू में ही रिडक्शन कर रही है, फेस वैल्यू को ही चेंज कर रही है,
तो इस कैपिटल को कैंसिल करने के लिए कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, और अगर उसकी जगह कंपनी एक नया कैपिटल बना रही है तो उस नए कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज आपको बहुत यूनिक लगेगी, बहुत नई लगेगी, क्योंकि इससे पहले कभी आपने ये एंट्रीज को स्टडी नहीं किया, इससे पहले आपने कभी ऐसे केसेस नहीं देखे हुए। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो एंट्रीज है, जो अकाउंटिंग एंट्रीज हम मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें कुछ यूनिक एंट्रीज है जो हमको समझनी है। तो फॉर चेंजिंग द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स विद रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल के अमाउंट में भी रिड्यूस कर रहे हैं और फेस वैल्यू में भी अगर चेंजेस हैं, देन द एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि भाई 100 रुपीज का कैपिटल था और मैं वो फेस वैल्यू चेंज कर कर उसको 70 रुपीज बना रहा हूँ, तो फेस वैल्यू में चेंज है, तो अभी यहाँ पर ये कैंसिल करने के लिए 100 रुपीज को डेबिट करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। अब जो नया कैपिटल बन रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, 70 रुपी वाले फेस वैल्यू के शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, देन शेयर कैपिटल डेबिट 100 वाला डेबिट किया, शेयर कैपिटल क्रेडिट 70 वाला क्रेडिट किया, और ये जो 30 रुपीज रिड्यूस किया है, कम किया है, इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट अकाउंट एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जो डिफरेंस है वो डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इस तरह से आगे हमको यहाँ पर वो रिडक्शन की बातें वो प्रॉब्लम में बताएगा, आगे चलकर जब हम प्रॉब्लम्स डील करेंगे तो उनमें ये एंट्रीज हम देखेंगे। इसकी एक सिंपल एंट्री ये हो सकती है कि रिडक्शन इन शेयर कैपिटल विदाउट चेंज इन फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू में चेंज नहीं है, जैसे 100 रुपए का शेयर है, 100 ही रुपया कंपनी रख रही है, बट 70 रुपए अभी उसका वैल्यू कर दे रही है, बाद में 30 रुपया वो कॉल करेगी, मंगाएगी, फिर से मंगा सकती है कंपनी। शेयर होल्डर इस स्कीम के लिए एग्री है, हमको सिर्फ फॉलो करना है इस स्कीम को। तो ये रिडक्शन जो है, ये जो कमी है, ये कमी मेनली यहाँ पर हमको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। फॉर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल विदाउट चेंज इन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल कैंसिल करने के लिए यहाँ पर डेबिट किया, जितने भी अमाउंट हम उसको कैंसिल कर रहे हैं उतने अमाउंट से हम डेबिट कर रहे हैं। जैसे 100 रुपया शेयर कंपनी डायरेक्ट 70 बना दे रही है, बट फेस वैल्यू 100 का 100 ही रख रही है, तो यहाँ पर जो 30 रुपया रिड्यूस हो रहा है, तो शेयर कैपिटल डेबिट 30 रुपीज टू कैपिटल रिडक्शन विद द अमाउंट ऑफ रिडक्शन। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको बताया कि 30 रुपीज जो रिड्यूस किया, तो ये इस तरह से। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, फेस वैल्यू में अगर चेंज है तो ऊपर वाली एंट्री है, और अगर सिर्फ अमाउंट में डायरेक्ट चेंज है, फेस वैल्यू सेम है, then the entry will be share capital account debit to capital reduction। इस तरह से एंट्री रिकॉर्ड की है। नेक्स्ट जो है, फॉर रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। अभी शेयर कैपिटल के बाद अगर कंपनी दूसरा डिबेंचर्स का अगर देना कम कर रही है, डिबेंचर अगर अपना कुछ लेना छोड़ रहे हैं, देन लाइबिलिटी में कमी है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट कर कर क्लोज करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अगर डिबेंचर होल्डर छोड़ रहे हैं तो उसको डेबिट कर सकते हैं। टू कैपिटल रिडक्शन, जितना भी प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो रहा है, लायबिलिटी देना अगर हम कम कर रहे हैं तो देना कम करने के लिए हमको उसको डेबिट करना पड़ेगा, एंड कैपिटल रिडक्शन विल बी क्रेडिटेड। फॉर रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर कुछ छोड़ रहे हैं, जैसे ये सब लायबिलिटीज में रिडक्शन की बात है, और लायबिलिटी अगर कम होगी तो प्रॉफिट बनेगा, एंड दैट विल बी कैपिटल रिडक्शन में वो ट्रांसफर होगा। फॉर रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, दैट इज सैक्रिफाइस मेड बाय क्रेडिटर्स, एंट्री विल बी क्रेडिटर डेबिट। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस को कम करने के लिए उसको डेबिट किया, टू कैपिटल रिडक्शन, ये एंट्री रिकॉर्ड की। नेक्स्ट, फॉर एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। फॉर एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जैसा अभी मैंने बताया, ये प्रॉफिट एक्यूमुलेशंस की बात मैं पहले बता रहा हूँ। सो एंट्री विल बी फॉर एक्यूमुलेशन इन प्रॉफिट। अगर एसेट में एप्रिसिएशन है, देन द एंट्री विल बी एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट में बढ़ोतरी, एसेट को डेबिट करेंगे, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट। ये कैपिटल रिडक्शन को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एक्यूमुलेट किया। अब इसके बाद ये जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट हुआ था, इससे हम बहुत सारी एसेट्स को कम करेंगे, तो एसेट को कम करने के लिए हमको एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये अब कैपिटल रिडक्शन का यूज करेंगे, इस प्रॉफिट अकाउंट का यूज करेंगे, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे। और फिक्टिशियस इंटेंजिबल, फिक्टिशियस मींस बोगस, ऐसी एसेट जो सही वैल्यू से रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो उनको क्रेडिट कर कर एसेट की वैल्यू को कम करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया, लॉस डेबिट बैलेंस को क्रेडिट कर कर क्लोज किया। गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट है, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब जो है ये इंटेंजिबल फिक्टिशियस है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और एसेट्स। अब वो जो भी एसेट्स में रिडक्शन की बात है, फिर उसमें पेटेंट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हम इसको कह सकते हैं। या कोई एसेट की वैल्यू अगर हमको कम करनी है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर में डेप्रिशिएट करना है, डेटर्स में बेड डेट हमको रिकॉर्ड करना है, तो ये सब जो है एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट कर कर रिकॉर्ड करेंगे। ये लास्ट एंट्री होगी, पहले हम प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर लेंगे एंड देन फिर एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर कर
ये लास्ट एंट्री हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद और कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन, अब अगर कुछ बैलेंस बच जाता है, ये एसेट को राइट ऑफ करने के बाद भी अगर कैपिटल रिडक्शन में कुछ बैलेंस बचता है, देन अब वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, जो भी उसकी बैलेंसिंग फिगर होगी। नेक्स्ट जो है, अगर शेयर कंसोलिडेट करते हैं, शेयर की लोअर वैल्यू को हायर वैल्यू में अगर कन्वर्ट करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है उसको डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद न्यू वैल्यू। तो कंसोलिडेट करना का मतलब 10 के शेयर को 100 का बनाना, इस तरह से। तो 10 को डेबिट करेंगे, 100 से क्रेडिट करेंगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम, अगर अमाउंट ऑफ कैपिटल सेम रहता है तो सिर्फ ये एंट्री पास करेंगे, जो वैल्यू को चेंज करेगा शेयर कैपिटल की टोटल वैल्यू में चेंज नहीं होगा, फेस वैल्यू में सिर्फ चेंज। तो नरेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जहां पर हम इसको स्पेसिफाई करेंगे कि ये एंट्रीज क्या है। सब डिवीजन की भी एंट्री यही है, बट न्यू वैल्यू जो है हम उसको डेबिट करेंगे और एग्जिस्टिंग वैल्यू को हम उसको क्रेडिट करेंगे। एंट्रीज तो वही है, बट सब डिवीजन में बात यह है कि अगर आपका 100 रुपए का शेयर था, तो अब हम यहाँ 100 रुपया डेबिट कर रहे हैं और 10 रुपए क्रेडिट करेंगे। ऊपर हमने 10 रुपया डेबिट किया हुआ है और 100 रुपया क्रेडिट किया हुआ है। इस तरह से कंसोलिडेशन और सब डिवीजन एक दूसरे का अपोजिट है। नेक्स्ट जो है, अगर कंपनी के शेयर होल्डर सरेंडर कर रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक तरह का बेनिफिट है। कंपनी एक एंट्री पास करेगी, शेयर कैपिटल को डेबिट करेगी और सरेंडर्ड शेयर और शेयर सरेंडर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेगी। आगे इसको वो यूज कर सकती है कंपनी। सरेंडर किए हुए शेयर्स अगर कंपनी ने क्रेडिटर्स को, कोई लायबिलिटी के अगेंस्ट में कंपनी इन शेयर्स को यूज करती है, तो कंपनी जब भी सरेंडर किए हुए शेयर्स यूज करेगी, तो एंट्री विल बी सरेंडर्ड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डेफिनेटली अगर कंपनी किसी को शेयर इशू कर रही है, तो ये शेयर कैपिटल बन रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो शेयर कैपिटल बन रहा है, ये आपको याद रखना है। तो सरेंडर शेयर को डेबिट करेगी, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेगी। बट अब ये जो था, पहले शेयर होल्डर के पास था, लाइबिलिटी होल्डर्स के पास है वो शेयर्स, इस तरह से बस बात हो गई। और उनका जो देना था क्रेडिटर का, डिबेंचर्स का, वो कैंसिल होगा। तो एंट्री विल बी सरेंडर्ड शेयर्स अकाउंट डेबिट। अगर ये शेयर सरेंडर किए हुए शेयर अगर कंपनी कैंसिल करती है, तो एंट्री विल बी सरेंडर्ड शेयर्स टू कैपिटल रिडक्शन। और जो क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर्स का देना था, अगर वो पेमेंट हो रहा है, तो एंट्री विल बी लायबिलिटी डेबिट टू बैंक। अगर पेमेंट करती है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस तरह से ये कंपनी एंट्री रिकॉर्ड करेगी। फॉर पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कॉन्टिंजेंट, अगर कोई रिकंस्ट्रक्शन की एक्सपेंसेस है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का अगर कंपनी पे करती है, तो एंट्री विल बी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री वो पास करेंगे। बट ये जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अभी अभी डेबिट हुआ है, इट विल बी एडजस्टेड विद कैपिटल रिडक्शन। तो एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो इंस्टेड ऑफ लास्ट एंट्री में भी इसको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल रिडक्शन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। आइदर हम इमीडिएटली तभी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो एंट्री डायरेक्टली विल बी कैपिटल रिडक्शन टू बैंक भी हम पास कर सकते हैं। फॉर सेलिंग और डिस्पोजिंग एसेट्स, अगर एसेट्स वगैरह हम सेल करते हैं, बेचते हैं, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से ये एंट्रीज हो सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो एंट्रीज है, इसमें अगर अनरिकॉर्डेड एसेट को सेल करने की बात है, तो बैंक टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट टू कैपिटल रिडक्शन। प्रॉफिट है, डेफिनेटली इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन लास्ट में। फॉर इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, अगर नए शेयर्स कंपनी इशू करती है, देन एंट्री विल बी बैंक टू शेयर कैपिटल। डायरेक्टली एंट्री हम ये रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह से ये एंट्रीज है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम अगर यूटिलाइज करती है, कैपिटल रिडक्शन के अगेंस्ट में राइट ऑफ करती है, तो एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू कैपिटल रिजर्व, इस तरह से, या शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इस तरह से ये एंट्री रिकॉर्ड हो सकती है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम टू कैपिटल रिडक्शन, ये प्रॉफिट अकाउंट्स को कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना फॉर यूटिलाइजिंग। तो ये वैरायटी ऑफ एंट्रीज हो सकती है। फॉर एसेट गिवन टू लोन क्रेडिटर्स इन सेटलमेंट, अगर कोई लायबिलिटी होल्डर्स को एसेट अगर कंपनी देती है, तो लोन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट, इस तरह से ये एंट्रीज रिकॉर्ड होगी। आई होप आज का ये जो एग्जांपल था, ये क्लियरली आपको, ये जो एक्सप्लेनेशन था आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था, ये क्लियरली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।